अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर 16 है जी। आज हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। दो चैप्टर्स अभी तक हमारे हो चुके हैं, टोटल 12 हैं और दोनों के टेस्ट भी आप लोगों के हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोग टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे। लिटरली अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप अभी से लिख लेंगे फेल हैं। सही है, ये सीधी सीधी मैं बात कर रहा हूँ। पास हो ही नहीं सकते अगर आप टेस्ट नहीं देते। तो ये आप जितनी जल्दी समझ लें इस बात को बेहतर है। अदरवाइज़ अगली बार फिर आगे आपने तरले करने होना है, तो इससे बेहतर है कि अभी से साथ साथ 15-20-25 मिनट आपके मुश्किल से लगते हैं टेस्ट देने में, वो प्लीज़ दिया करें। खुद ही यार मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों को, बल्कि साथ मैं बताता भी हूँ कि क्या आपकी इसके अंदर मतलब मसाइल थे, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी मैं उसको भी लिखता हूँ। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए, ठीक है। वरना वही घिसे पिटे अंदाज में वो टीएस से करवाते जाएं चेक, सही है ना, वो आपको एंड में पता लगे मसला क्या है ना कुछ और। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें प्लीज़। ये आप लोगों को फ़ायदा, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई टीचर इतना आपको पता है फोर्स नहीं करता टेस्ट देने पर, नहीं देना ना दें। लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में वेल डिसिप्लिन होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन हो गए, कोई चीज़ नहीं है जो आपको फेल कर सके। तो खैर दो चैप्टर्स हम लोगों के हो गए हैं। आज इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। इसलिए आप इसका प्लान भी देख लें। हम काफ़ी लेक्चर्स के अंदर इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके लेकर चलेंगे। तो इसलिए आप लोग भी ज़रा साथ साथ लेक्चर्स भी सुनते रहें, ना तो कोई लेक्चर मिस करना है और ना ही आपने कोई टेस्ट मिस करना है। मैक्सिमम ये है कि अगर कोई लेक्चर मिस भी है ना, तो 2 डेज़ का वीकेंड आपके पास होता है, 2 दिन आपका सीलो ऑफ होता है, आप उसमें यार सुन लें। अगर कम से कम ये तो अपना एक रखें ना कि यार मैंने इस वीक के अंदर अपने तमाम जो टेस्ट हैं और जो तमाम मेरे हैं लेक्चर्स वो मैंने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलें, लेक्चर नंबर हमारा 16 है। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्टर्स के ऊपर है। डायरेक्टर्स का कुछ आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि जी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो खुद आके कंपनी को मैनेज नहीं करते, खुद कंपनी के अफेयर्स को नहीं देख रहे होते, बल्कि दे इलेक्ट सम डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि वो एजेंसी के तौर पे उनका एक रिलेशनशिप होता है कि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये है कि शेयर होल्डर्स में से ही एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एक टाइप जो है वो शेयर होल्डर्स में से ही इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर शेयर होल्डर का डायरेक्टर होना मस्ट नहीं है, ठीक है। तो उनमें से ही आते हैं। एक एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी, उसी के हिसाब से एक उनका फिड्यूशरी रिलेशन होता है कि शेयर होल्डर्स को पता होता है कि भाईजान हमारा पैसा जो है सही हाथों में है, वो लोग सही तरह यूज़ कर रहे हैं, उस तरह नहीं कर रहे इस तरह के गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्टर्स का अच्छा होना, तगड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये पूरा चैप्टर्स आपका देख लें, डायरेक्टर्स के ऊपर है। तो इंशाल्लाह आज करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो कहता है, मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। वाह सुभान अल्लाह, क्या डेफिनेशन है। उसने कहा जी डायरेक्टर से मुराद कोई भी वो बंदा जो डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ है, चाहे उसका नाम कोई भी हो, उसको डायरेक्टर कहा जाएगा। अब इसके अंदर ना फ़नी तो है, वो शुगल तो आपको पता है हर चीज़ में ही है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें इधर से निकलती हैं। एक तो उसने कहा कि भाई डायरेक्टर्स के जो काम होते हैं वो तो मैं आगे आपको रफ्ता रफ्ता ज़रा बताऊंगा, ठीक है। इसी लॉ के अंदर बताई गई है कि उसकी पावर्स ड्यूटीज़ वगैरह क्या हैं। उसने कहा वो आप पढ़ लेना, उसे पता है ना, क्योंकि सिर्फ यही डेफिनेशन थोड़ी है, आगे जाके आएगी डायरेक्टर्स हैं क्या, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, सारा कुछ है। इसलिए वो इधर डेफिनेशन बड़ी सादा सी उसने लिख दी। उसने कहा कि डायरेक्टर से मुराद कोई भी वो बंदा जो वो वाले काम करेगा उसको डायरेक्टर कहेंगे, चाहे उसका नाम कोई भी हो। तो इसमें से दो बातें निकल रही हैं। एक तो यह है कि जी डायरेक्टर्स के कुछ काम हैं, ठीक है, वो फंक्शंस जो बंदा परफॉर्म कर रहा होगा उसको डायरेक्टर बोल देंगे, चाहे उसकी सीट का नाम, उसकी डेजिग्नेशन का नाम डायरेक्टर ना भी हो। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि उसका नाम हेड हो, अकाउंट्स हेड, सीएफ वगैरह से, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब इसके नाम के अंदर डायरेक्टर वर्ड नहीं यूज हो रहा, लेकिन अगर ये डायरेक्टर्स वाले काम कर रहा है तो ये भी डायरेक्टर है। प्रोडक्शन हेड वर्ड यूज किया जाता है आमतौर पे। अगर वो प्रोडक्शन हेड डायरेक्टर्स वाले काम कर रहा है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, तो वो भी डायरेक्टर है। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर नाम रख लेने वाला डायरेक्टर नहीं है, ये दूसरी बात है। इसके अंदर फोकस करें जरा बात पे।
उसने कहा कि भाईजान डायरेक्टर से मुराद हर वो बंदा है जो डायरेक्टर की पोजीशन पे है, मतलब है कि डायरेक्टर वाले काम कर रहा है, चाहे उसका नाम कोई भी हो, उसके ओहदे का नाम, उसके डेजिग्नेशन का, रैंक का कोई भी नाम हो, लेकिन अगर वो डायरेक्टर वाले काम कर रहा है तो उसको आपने डायरेक्टर बोलना है। ठीक है। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है, इस इम्प्लाइड है इसके अंदर, इम्प्लाइड बात क्या है कि हर वो बंदा जिसके नाम में डायरेक्टर है वो डायरेक्टर नहीं है अगर वो काम नहीं कर रहा डायरेक्टर्स वाले। ठीक है। इसमें कुछ दिन पहले एक वो मीम आई थी कि जी एक कोई चोर होता है, ठीक है, वो चोर चोरी करके गांव में भाग रहा होता है, और ये एक्चुअल थी, अब उसका एग्जैक्ट पता नहीं किस तरह था। तो पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, तो किसी ने कहा, वो पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, वैन में बिठाया होता है, कोई आवाज़ देता है, और जज दे भरा फड़ लिया। सही है। वो क्या कहता है, वो जज दे भरा फड़ लिया। तो वो घबरा जाते पुलिस वाले भी, ये तो जज का भाई है किसी का, उसको छोड़ देते हैं। अब वो उसका भाई का नाम जज होता है, असल में वो जज नहीं होता। आपके भी कई जानने वाले होंगे उनका नाम वकील होगा, वकील मेरे एक दोस्त का नेम भी है। तो अब वो वकील बाय नेम है, बाय प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। तो अब अगर वो वकील साहब जो नाम के वकील हैं वो जाके अदालत में कहे नहीं मुझे केस लड़ने दो, मेरा तो नाम वकील है, या वो जज का भाई था वो कहे कि मैं तो मतलब कि जज का भाई हूँ, ठीक है, तो मुझे तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो भाई जज नाम है आपका। ठीक है। एक एमएनए भी है इधर ओकाड़ा से, जज है उसका नाम भी। तो भाई जज जो है वो नाम होना एक और चीज़ है, प्रोफेशन होना एक और चीज़ है। इधर भी वो यही कह रहा है कि भाईजान सिर्फ नाम डायरेक्टर रख लेने से आप डायरेक्टर नहीं है। ठीक है। वैसे खुश होने के लिए सही है, तो सारे डायरेक्टर हैं, चौधरी साहब हैं, लेकिन चौधरी जो है वो तो चौधरी है ना, जिसको फंक्शंस दिए गए हैं चुदराहट के या डायरेक्टरशिप के। बात आई होगी समझ। ठीक है। चलें, तीसरे वो कह रहा है द डेफिनेशन अबव फोकसेस ऑन फंक्शन एंड पोजीशन and not on specific designation, and the word director in a job title does not necessarily mean that a person is legally a director। अगर आपके जॉब टाइटल के अंदर वर्ड डायरेक्टर डाल दिया जाए तो भाईजान आप डायरेक्टर नहीं बन गए। आप डायरेक्टर तब बनेंगे अगर आप डायरेक्टर वाले फंक्शंस करेंगे, काम करेंगे, जो कि इसी एक्ट के अंदर आगे जाके बताए जाएंगे। ओके। इसलिए उसने डेफिनेशन को बड़ा ही सिंपल सा रख दिया। उसने कहा यार फंक्शन अलग से पढ़ लेना, यहाँ बस ये है कि जो जो वो पोजीशन के ऊपर रहते हुए उस तरह के काम करेगा, चाहे उसका नाम डायरेक्टर हो या ना हो। देखिए छोटी सी बात पे हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, इसी में से कोई क्वेश्चन निकल आना है। ठीक है। तो उधर आपने कह रहे हैं इसके तो नाम के साथ डायरेक्टर लगा हुआ है तो ये तो डायरेक्टर है, तो इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि देखें किसी को डायरेक्टर कहना ना कहना उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे कह सकते हैं कि नहीं एक अलग वैस है। ठीक है। तो वो नहीं आप कह सकते। एग्जांपल देखें, फैसल इज़ अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका एम्प्लॉय है। क्वेश्चंस को आपने इस एंगल से पढ़ा करना है। मतलब है कि आप जब पढ़ते हैं जैसे एबीसी लिमिटेड, मैंने कहा फौरन माइंड में आ रहा है पब्लिक लिमिटेड की बात हो रही है। ठीक है। ताकि अगर कोई क्वेश्चन उस एंगल से हो तो आप एक पूरा होलिस्टिक व्यू लेकर चल रहे हो। अब मज़े की बात है कि ये चीज़ें तब क्लियर होती है जब सवाल किए हो हाथ से, जब प्रैक्टिस की हो, जो मैं आपको क्वेश्चन करने का बोलता हूँ वो किए हों या टेस्ट दिए हों। ठीक है। अगर वो नहीं दिए, ज़ुबानी नहीं आ रही, याद रह सकती है चीज़ें, ये जितनी मर्जी आप उसको पढ़ लें, ज़ुबानी कितना कुछ याद रख लेंगे। और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, ऐसे ही है कुछ मेरे ख्याल में। ठीक है। तो आप लोगों के गम तो अभी और भी बहुत हैं। अच्छा, फैसल इज़ अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। हाउएवर ही इज नॉट अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुराद क्या है, लीगली कानूनी तौर पे उस एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। अब उसने कहा फैसल साहब हैं, उनका नाम रखा हुआ है एचआर डायरेक्टर। भाई आप एचआर डायरेक्टर हो, खुश हो के फिर रहे मैं तो डायरेक्टर हूँ। लेकिन जब बोर्ड की मीटिंग होनी होती है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बीओडी, तो जब बोर्ड की मीटिंग होनी होती है उधर उसको नहीं बुलाते। तो वो कहते हैं यार ये क्या बात है। फिर वो उसे कहते हैं कि भाईजान आप सही है थोड़ा सा खुश करने के लिए आपका नाम डायरेक्टर रखा हुआ है, अदरवाइज नहीं है, तो आप डायरेक्टर नहीं है। ठीक है। एग्जांपल 2, नवीद इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज जनरल मैनेजर ऑपरेशन, जीएम ऑपरेशन है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है वो, और वो डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेता है। तो भाईजान अब उसका नाम बेशक जीएम है,
गुलाम मुस्तफ़ा, ठीक है। बेशक उसका नाम जनरल मैनेजर है, लेकिन वो आपका डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है, वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनता है, तो वो भी डायरेक्टर है। गल आ गई है समझ? आई समझ? अगली भी गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल पर्सन। बड़ा ही अहम बात, बड़ी ही अहम बात है। ओनली नेचुरल पर्सन्स shall be directors of a company. A company or body corporate, even if it is subscriber to the memorandum, shall not be a director of an other company. बात जरा समझे भाई। हमने कहा था कि जो मेंबर होते हैं या शेयर होल्डर, ये पता है ना, मेंबर जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो शेयर होल्डर एंड गारंटी दोनों वाले में बोल रहा होता हूँ, ठीक है। मेंबर आपको पता है कि भाईजान नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इंसान, ठीक है, कोई भी मेल फीमेल या आप में से कुछ लोग बन सकते हैं। नेचुरल पर्सन मेंबर हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या लीगल पर्सन भी मेंबर हो सकते हैं, मतलब क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को लीगल पर्सन ही कहते हैं ना, सेपरेट लीगल एंटिटी बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट का ही नाम है। बॉडी कॉर्पोरेट की फिर हमने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। अच्छा, लीगल पर्सन भी हो सकता है कोई मेंबर, ऑब्वियसली हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन भी मेंबर हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी शेयर होल्डर हो सकता है, लीगल पर्सन भी शेयर होल्डर हो सकता है। नेचुरल पर्सन भी गारंटी देकर मेंबर बन सकता है, लीगल पर्सन भी गारंटी देकर मेंबर बन सकता है। लेकिन जब डायरेक्टर बनना है, क्योंकि फैसले करने ना, गल्ला करनी है, उठे बह के बातें करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अब लीगल पर्सन बेचारा तो नहीं बोल तो नहीं सकता ना, वो बोलने के अलावा तो वो सब कुछ ही कर सकता है, ठीक है, बोल नहीं सकता, या दूसरा काम जो आपने अपने ज़हन के मुताबिक सोच लिया है। तो भाईजान लीगल पर्सन जो है वो बोल नहीं सकता, वहाँ पे जाके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो उससे कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा, नेचुरल पर्सन चाहिए होगा जो उसके बिहाफ पे जाके करे। ये हम आगे वैसे पढ़ लेंगे कि उसके बिहाफ पे किस तरह जाना है। फिलहाल हम इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है। लीगल पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, लीगल पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई वहां बातें करनी है, बैठ के डिस्कशंस करनी है, डिसीजंस लेने हैं। लीगल पर्सन खुद कैसे डिसीजन, लीगल पर्सन की तो पर्सनल मतलब के एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही उसकी नहीं है। तो डायरेक्टर सिर्फ एक ह्यूमन हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, मेंबर ये दोनों हो सकते हैं। ये मतलब बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल में हजम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंड ओनर ऑफ 80% शेयर्स ऑफ XYZ। ओके जी, XYZ लिमिटेड उसकी क्या बन चुकी है? सब्सिडरी बन चुकी है। एबीसी लिमिटेड कैन नॉट बिकम डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। देखिए 80% शेयर्स हैं, फिर भी चाहे 80 हो चाहे 100 हो, क्योंकि एबीसी लिमिटेड एक लीगल पर्सन है, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। हाउएवर, लेकिन जाहिर है अब उसके बाद 80% वोट उसने शुगल के लिए थोड़ी लिए हैं, या सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए थोड़ी लिए हैं। असल चीज़ तो कंट्रोल है, कंट्रोल मिलना चाहिए। तो वो क्या करेगा? 80% लेकर घर बैठ जाए? कभी भी नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा बंदों को, कह रहे फलां बंदा है, उसको मैं डायरेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, जा भी लड़के तू जाके इलेक्शन लड़, पीछे मैं हूँ। पता ही है ना क्या चल रहा है आजकल भी, ठीक है। नकवी साहब खैर छोड़ें, तो तुम जाके बनो जी सेनेटर, तुम जाके बनो MNA, पीछे कौन हूँ? मैं हूँ। तो भाई वो इधर भी कह रहा है कि लीगल पर्सन ये कह रहा है कि भाईजान मैं तो नहीं डायरेक्टर बन सकता, मैं तो इंसान नहीं हूँ, तो तुम जाके बनो, ठीक है। हाँ, जो तुम्हें वोट्स चाहिए, जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। 80% भाई मेरे पास है, तो मैं करूँगा ना, ठीक है। तो उसने भाई कहा कि हाउ एवर यूजिंग इट्स वोटिंग पावर्स इट मे अपॉइंट और इलेक्ट नेचुरल पर्सन्स ऑफ इट्स चॉइस एज डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स गिवन इन कंपनीज एक्ट। ये हम इसी बुक में ही, इसी चैप्टर में ही प्रोसीजर पढ़ेंगे कि आप किस तरह बंदा अपनी जगह पे नॉमिनेट करते हो। बात आ गई ना समझ? क्यों नॉमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि भाईजान लीगल पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इसकी लॉजिक भी हमने समझ लिया, रट्टा नहीं सिर्फ मारना, लॉजिक भी समझ लिया कि भाई क्यों लीगल पर्सन नहीं बन सकता डायरेक्टर, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी, वहाँ पे फैसले करने, बहसें करनी है। वो लीगल पर्सन कैसे कर सकता है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसकी कोई जुबान ही नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा, अब ये नहीं सोच लेना कि हर गूंगा बंदा नहीं फिर बन सकता, गूंगा बन सकता है, जाहिर है वो इंसान तो है ना, वो दूसरी सेंसेस से बात समझा लेगा। कहने का पर्पज़ ये था कि इसकी क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है इसके पास, तो ये तो नहीं बन सकता, नेचुरल पर्सन बनेगा। तो अगर इफ़ देयर इज़ अ लीगल पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सर्टन कंपनी, ठीक है, तो वो लीगल पर्सन अपनी वोटिंग पावर, अपनी वोटिंग सिक्योरिटीज़ या वोटिंग राइट्स को इस्तेमाल करते हुए एक इंसान को नॉमिनेट करेगा कि भाई तुम जाके इलेक्शन लड़ो। अब जाहिर है मेरे पास वोट्स हैं तो मैं इलेक्शन भी उसको जितवा लूँगा, ठीक है। ओके, नीचे आ जाए। नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ ये बात बड़ी अहम है, नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है ना कि भाई आपको आपके शेयर होल्डर्स ने रिप्रेजेंट किया है ताकि आप जाके कंपनी के अफेयर्स को देखें, ठीक है। अब अगर एक डायरेक्टर ये कहे कि भाईजान मैं सिर्फ उस बात का जिम्मेदार होऊंगा जिस डिसीजन में मैंने खुद बैठना है, बाकी और किसी डिसीजन में नहीं, मिसाल के तौर पे, या मैं अगर किसी बात को ओके करता हूं, मतलब यस करता हूँ रेजोल्यूशन में, सिर्फ मैं उसका पार्ट हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगा। लेट्स से कोई डिसीजन लेना था 50-50%, मतलब कि 51% एक साइड पे चले गए, 49% एक साइड पे, वो जो 49 वाली साइड पे गए, अगर वो क्या कह सकते हैं कि भाई हम नहीं मानते इस बात को क्योंकि हमने तो इस हक में वोट नहीं दिया, ऑब्वियसली दे कैन नॉट। आप देख लें पाकिस्तान में भी जो लॉज बनते हैं, अपोजिशन पे हराम है अगर वो किसी भी सूरत में वो मान जाए बात जो गवर्नमेंट बेंचेस की, चाहे वो राइट पे भी हो ना, तो फिर भी उन्होंने बस मुखालफत करनी है आंखें बंद करके, क्योंकि कानून तो ना उन्होंने पढ़ा है, वो भी बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना इन्होंने पढ़ा होता है। ये होता है बस इनकी खारबाजी में हर चीज़ को इनकार करना है, ठीक है। लेकिन क्या अपोजिशन ये कह सकती है कि भाई हम आपके बने हुए कानून को नहीं मानते? नहीं कह सकती। कानून तो मेजोरिटीज अथॉरिटी, मेजोरिटी के साथ पास हो गया और बस हो गया। तो इसी तरह डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिसीजंस ले लिए हैं मेजोरिटी में, वो बाकी तमाम डायरेक्टर्स के ऊपर बाइंडिंग है, वो पाबंद हो गए हैं बाकी के डायरेक्टर्स, बेशक उन्होंने हाँ में फैसला ना दिया हो अपना। सिंपल सी बात है ना, जैसे हमने शेयर होल्डर्स की बात की थी कि अगर एजीएम के अंदर भी कोई बात एक आती है मीटिंग के अंदर, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, या स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू 75% लोगों ने ओके कर दिया, कि 25% कह सकते हैं हम नहीं मानते। वो सिर्फ एक केस में कह सकते थे, सिर्फ एक केस में, वो भी हमने पढ़ा हुआ। वो कौन सा केस था? अगर किसी क्लास ऑफ शेयर्स, सही है, उस क्लास के राइट्स अफेक्ट हो रहे हों, फिर वो कह सकते हैं कि भाईजान कानून ये कहता है कि हमसे भी 75% लोगों से पहले पूछना था, फिर आपने ओवरऑल 75% ने फैसला करना था, आपने हमसे नहीं पूछा इसलिए हम नहीं मानते। वो इस बेस पे कह सकते हैं। लेकिन दूसरा भी हमने एक पढ़ा हुआ कि अगर आपने अपनी आर्टिकल्स वगैरह में कोई ऐसी चेंज लेके आ रहे हैं जिसके रिजल्ट में या तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मजीद शेयर्स लेने पड़ रहे हो या मजीद गारंटी देनी पड़ रही हो, फिर भी जिस बंदे ने कंसेंट दी होगी सिर्फ वो उसको मानेगा, बाकी नहीं मानेगी। हमने पढ़ा हुआ ना, ये तो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन इसके अलावा ये देखें, क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है इस तरह का कि भाई शेयर होल्डर्स ने क्या हर बार माननी है? जो भी मीटिंग में मेजोरिटी से फैसला हो गया तो आप वहाँ पे लिखा ना था हाँ जी भाई इस तरह ही, लेकिन हमें पता है 2 केसेस में वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा कोई भी मैटर है उसके ऊपर मेंबर्स ये नहीं कह सकते मैंने तो किया ही नहीं। तो भाईजान जब आप मेंबर बने थे, या वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे मेंबर बनने से पहले के फैसले थे हम क्यों एक्सेप्ट करें। तो भाईजान जब आप मेंबर बने थे आपने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़ा, उसके अंदर सारा कुछ मेंशन था। अब आपने क्योंकि साइन किया है, इसको ओके किया है, फिर आप मेंबर बने हैं, तो आपके ऊपर भी इसी तरह फैसले लगेंगे। तो डायरेक्टर्स भी फिर नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए उसने कहा डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। इट मीन्स दैट अ डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम relief from his responsibility as a director on the basis that he is not concerned with any particular area of company's business. When he is a director, he is a director in entirety. भाई आप कंपनी के हर एरिया के जिम्मेदार हैं, ठीक है, चाहे वो आपसे कंसर्न करता है या नहीं करता, आपने भी पकड़े जाना है अगर कोई वायलेशन हुई। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का डायरेक्टर है, वो एक दूसरा सेल्स का डायरेक्टर है। सेल्स वाले डायरेक्टर के बारे में, मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में कोई फैसला हुआ, वो फैसला अकेला थोड़ी उसने लेना है। अगर तो उसके अकेले लेने वाला फैसला, फिर तो ये कहेगा ना मैं कंसर्न नहीं हूं। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई बात आ गई है, अब ये नहीं कह सकता भाई वो तो सेल्स का काम था, मेरा तो ताल्लुक नहीं है। भाईजान जब डायरेक्टर्स के अंदर सब डायरेक्टर्स ने फैसला उसके ऊपर किया है, तो बाकी भी कौन से सेल्स के थे? हर डिपार्टमेंट कोई अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहा था, हर डायरेक्टर, वो भी सारे इस बात की ओनरशिप लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे
क्योंकि फैसला किया गया डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर। हाँ, अगर पर्सनल लेवल पे मैंने फाइनेंस का अपना छोटा मोटा कोई फैसला किया तो बाकी डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है, फिर तो वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है डायरेक्टर्स मीटिंग में कोई बात हुई है, सबको पता भी है, तो फिर वो एक्सेप्शन किसी भी तरह की नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी मेंबर, ये हमने जो I2P में भी पढ़ा हुआ है उसकी बात। डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर का मेंबर होना लाजमी है, एक्सेप्ट वेयर लॉ स्पेसिफिकली अलाउज द नॉन मेंबर्स टू बी डायरेक्टर। जहां जहां पे लॉ ने अलग से कह दिया स्पेसिफिकली कि इसके डायरेक्टर नॉन मेंबर बन सकते हैं, वहां पर वो है, ठीक। अदरवाइज डायरेक्टर का वो होना मेंबर होना मस्ट है, ठीक है। वो हमें एक का तो पता नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आपने जो जनरल रूल है वो याद रखना है। इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एवरी डायरेक्टर शैल हैव वन वोट, हर डायरेक्टर का एक वोट होगा, बट द सेम पर्सन वाइल सिटिंग इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग वर्ड जब भी हमने बोलना है, हमने क्या समझना है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। मैंने चैप्टर 1 में आपको बता दिया होता, बल्कि लिखवाया भी था, इधर भी लिख लें। जनरल मीटिंग का मतलब ही शेयर होल्डर की मीटिंग है, जनरल मीटिंग का मतलब ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जनरल मीटिंग का मतलब ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, ठीक है। डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर बोलना होगा तो या तो बोर्ड मीटिंग बोला जाएगा या डायरेक्टर्स मीटिंग बोला जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली बोला जाएगा। इस तरह जो स्पेशल रेजोल्यूशन हम वर्ड यूज करते हैं वो शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन है। डायरेक्टर भी कई कुछ चीज़ें हैं वो 3/4 मेजोरिटी के साथ पास करते हैं, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बोलना हमने। स्पेशल रेजोल्यूशन टर्म निकली ही सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग के अंदर पास हुई स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 के साथ 21 डेज नोटिस के साथ, सही है ना। अच्छा, तो भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि जब डायरेक्टर एक बंदा है वो डायरेक्टर भी है, वो शेयर होल्डर भी है, जब वो डायरेक्टर्स की मीटिंग के में बैठेगा उसके बाद एक वोट होगा, वो एक बंदा कंसीडर होगा, चाहे वो कम वोट के साथ आया हो चाहे ज़्यादा वोट के साथ आया हो। इलेक्शन में आप देख लें, कई लोग होते हैं, लेट से वो 10,000 वोट उन्होंने टोटल लिए हैं उससे जीत जाते हैं, कई लोग होते हैं 1.5 लाख वोट लेकर भी जीतते हैं। तो क्या दोनों की अहमियत कम है? दोनों की कोई अहमियत नहीं है, सही है, दोनों ही एक जैसे हैं। मतलब है कि दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है, दोनों की अहमियत है बराबर लेवल की, एक लेवल की, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता तू ज़्यादा वोट लेकर आए तो कम वोट, भाई वोट्स मैटर नहीं करते। अब जब जीत जो गए हैं तो अब सब एक सेम पोजीशन के ऊपर है, ओके। तो डायरेक्टर का एक वोट होगा, ठीक है, हर डायरेक्टर का। लेकिन अगर वही डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर, सही है, एक्सेप्शन कुछ हैं बस, उसके अलावा जनरल रूल के डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर। जब वो बंदा मेंबर बनेगा वहां पर एक वोट नहीं है, वो तो ज्यादती है ना। वो तो भाई जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितने ज़्यादा शेयर्स हैं जिसके पास, जितनी ज़्यादा गारंटी है किसी के पास, उतने ही ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं उसके पास। वरना लोग कहें कि भाई अगर सबके वोटिंग राइट एक जितने ही रहने हैं तो भाई मुझे क्या फ़ायदा, ठीक है, मैं फिर क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर बाकियों के भी 1% है लेट से, मेरे भी 1 ही रहने हैं, तो मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करूँ। बात आ रही है ना समझ। तो लोग तो लेते हैं कंट्रोल के लिए मोस्टली वो, और प्रॉफिट भी आपको उसी के हिसाब से, जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं आपकी, जितनी वोटिंग राइट्स ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपकी डिविडेंड वगैरह भी मिलता है। तो अब अगर एक बंदा डायरेक्टर भी है तो उसका एक वोट है डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर, लेकिन जब वही शख्स जाके जनरल मीटिंग में बैठेगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, वहाँ पे उसके वोटिंग राइट्स के हिसाब से जितने ज़्यादा वोटिंग राइट उतने ज़्यादा वोट, ओके। जनरली ये होता है कि एक शेयर का एक वोट होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, सही है। जनरली ईच शेयर कैरीज 1 वोट जनरली। लेकिन वो भी आपको पता है कि डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं, आप डिफरेंट क्लासेस भी बना सकते हैं कि यार इस क्लास में एक शेयर के एक वोट है, इसमें एक के 2 हैं, इसमें 2 के 1 हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, एक। बात आई समझ। अच्छा, देन आ गया अथॉरिटी। डायरेक्टर्स एक्ट कोलेक्टिवली और बाय मेजोरिटी। डायरेक्टर्स भाई अकेले इंडिविजुअल फैसले नहीं करते, बाय मेजोरिटी फैसले करते हैं। एवरी डिसीजन बाय डायरेक्टर इज मेड इन अ बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स और बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एंड एवरी डायरेक्टर हैज गॉट 1 वोट इन डिसीजन मेकिंग। मीन्स व्हेन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एवरी डायरेक्टर इज एन इक्वल डायरेक्टर एंड देयर इज नो डिफरेंस इन अथॉरिटी। 2 बातें इसमें से, एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हर डायरेक्टर की एक जैसी वैल्यू है, एक जैसी हैसियत है, चाहे कम वोट है चाहे ज़्यादा वोट लेकर आए, बन गया ना डायरेक्टर, बस अब एक एक वोट है सबका। तो उसने कहा कि भाई डायरेक्टर्स मेजॉरिटी में फैसला करते हैं, 7 डायरेक्टर हैं,
कुछ चीज़ें उनके ऊपर 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, कुछ चीज़ें आमतौर पे 50% मेजोरिटी। 7 में से 4 बंदे अगर एक साइड पे चले गए हैं तो जो भी फैसला हुआ 7 के ऊपर बाइंडिंग है। वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता कि भाई मैंने तो ना की थी, मैं क्यों मानूं, ठीक है, वो नहीं कह सकता। तो एक तो ये बात है। दूसरी, अब उसने एक बीच में बात डाली है रेजोल्यूशन की, उसने कहा बाय सर्कुलेशन। एक तो यह ना कि मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। एक होती है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेट करने का मतलब क्या होता है, पेज आगे दे आगे दे के किसी, कभी कभी ये भी आगे पढ़ लेंगे वैसे क्या होती है। ऐसी रेजोल्यूशंस, ऐसे फैसले जो प्रॉपर मीटिंग बुला के नहीं किए जाते। डायरेक्टर्स ने कहा यार हमें खर्चा करना है यार, लेट्स से अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे करो तुम लोग ना, वो एक रेजोल्यूशन जो है, एजेंडा है, वो भेज दो, हम पढ़ेंगे, हम अपने मुताबिक उसको यस नो कर देंगे। इसको कहते हैं बाय सर्कुलेशन। तमाम डायरेक्टर्स फिर अपने अपने हिसाब से हाँ या ना में फैसला कर देते हैं, फिर वो काउंट कर लिया जाता है क्या है। और जब अगली मीटिंग, जब भी कभी असल वाली मीटिंग होगी बुला के करने वाली, उसके अंदर पुरानी मीटिंग को भी रेटिफाई कर दिया जाता है। रेटिफाई से मुराद क्या होता है, पुरानी किसी चीज़ को अप्रूव कर देना आज की डेट पे, कि भाईजान जो 2 महीने पहले एक सर्कुलेशन के थ्रू हुई थी ना मीटिंग, उसको हम रेटिफाई कर रहे हैं। जब वो रेटिफाई हो जाएगी तो वो सर्कुलेशन वाली की भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी किसी प्रॉपर मीटिंग के अंदर बात हुई है। बात आई है ना समझ। तो ये एक उसने थोड़ा सा बता रही है, बाकी आगे देख भी लेंगे इसको, ठीक है जी। देन आ जाए फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है जी, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। मेंबर्स ने या शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं एंड दे ट्रस्ट द डायरेक्टर्स। उनको है कि यार ये हमारा पैसा सही तरह इस्तेमाल करेंगे। दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट, सही है, वो एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो हर तरह के जो डिसीजंस हैं वो अपने उसमें शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए लेंगे, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टर्स ने अपने जो डिसीजन है बड़ा क्रिटिकली, बड़ा सोच समझ के लेने होते हैं। विद अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि जब अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। अक्सर लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम क्या, एंड पे आगे सिर्फ साइन करना। हमें मतलब अक्सर मेरे क्लाइंट्स आके सुनना रहा हो कोई क्लाइंट, वो ये कहते हैं कि भाई आप करना तो साइन है, तो उसके 50,000 मांग रहे हैं, 60,000 मांग रहे हैं। पैसे वैसे हमें मैंने बोल दिए हैं, मतलब किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। खैर, तो भाई आप मतलब किस चीज़ के ले रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि भाईजान ये सिर्फ साइन नहीं है, अगर हमारी अथॉरिटी साइन करनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। हमारे ऊपर इदारे भी तो बैठे हुए हैं जिन्होंने आके देखना है, स्पेशली अगर ऑडिट का काम हो कोई भी, चाहे इवन एक सर्टिफिकेट हो, मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी आके हमारी पूछगछ होती है कि भाई आपने क्या डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, क्या आपने हर तरह से एंगल से क्लियर करके इसको देखा है। ऑडिट जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पता लगेगा कोई शुगल नहीं है वो, ठीक है। तो भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, सिर्फ एक साइन के पैसे थोड़ी हैं, पैसे तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। तो डायरेक्टर साहिबान ने भी भाई फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, बड़ा कोई नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही नहीं दिखानी, बड़ा विजिलेंट रहना है, ज़रा आंखें खोल के, ऐसे ही जैसे अपने पैसे लगे हुए हैं। अपने पैसे लगे हुए हैं तो आप जैसे लोग बैंक में 10,000 रुपये रखवाया हो तो जा जाके चौकीदार को उठाते हैं अंदर 10,000 रुपये आई, ठीक है। तो वो विजिलेंट होना है ना। तो डायरेक्टर्स को भी पता होना चाहिए यार ये करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है, ये शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, ये ऐसे ही जैसे हमारा लगा हुआ है, उन्होंने हमें अमानत दी हुई है, ठीक है। डायरेक्टर्स हैव फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। अब फिड्यूशरी रिलेशन विद द कंपनी से मुराद मतलब कि शेयर होल्डर्स की बात हो रही है ऑब्वियसली। अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज जनरली एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन द कॉन्फिडेंस गिवन बाय वन पर्सन इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन। ऑब्वियसली भाई अगर शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस उसको दे रहे हैं कि भाईजान हमें आप पे कॉन्फिडेंस है, आप हमारे लिए काम करेंगे, हमारी बेहतरी के लिए काम करें, और अगला भी उसको कहता है हाँ जी मैं करूँगा, ठीक है, तो फिर जाके वो, ये वैसे फजूल सी लाइन लिख दी है लेकिन इसका ये मतलब है, नो डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर बाय द कोर्ट। ये बात बड़ी अहम कर दी, इसको ज़रा स्टार सा बना लें, आगे जाके भी एक जगह पे आनी बात, फिर मैंने आपसे पूछना है तो तुम उत्थे बैठे होना बोंगे बन के। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अब देखें ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप एक आप इसको क्या कैसे रिलेटिव चीज़ है, या आप कह लें कि थोड़ी बिहेवियरल चीज़ है, मतलब कोई लॉ तो नहीं है ना किस बेस पे कह रहे हैं यार इसने फिड्यूशरी रिलेशन नहीं किया, मतलब एक थोड़ा सा एक आप मतलब एक्सप्लिसिट ऐसा चीज़ नहीं है, ये आपके बिहेवियर से पता लग सकता है या आपके कुछ डिसीजन से पता चल सकता है, वरना वो बंदा कहेगा ना कि भाई देखो डिसीजन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। बात है नीयत की, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सही है, अमाल का दारोमदार किस पे है, नीयतों पे। अब नीयत को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कोर्ट बीच में आ गई है।
अदालत आई कहती साडा काम है, साड़ियाँ अपनियां नीयतां ते जिवें दियां नहीं है, तो वो जाके आपके फिड्यूशरी रिलेशन को क्या करेंगे, थोड़ा उसको असेस करेंगे। और अगर अदालत को लगा कि भाई आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं था, आपका फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं था, तो अदालत आपको क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर, और ऐसा बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। 5 साल के लिए वैसे होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। तो भाई अगर आप इफ़ यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर एज पर कोर्ट, देखिए ये कोई इंसान नहीं है किसी को तमगा दे सकता कि भाई आप का ईमान नहीं है, आप ये वो, मतलब जिस तरह हम लोग लगे होते हैं, तो वो इंसान का काम नहीं है, ठीक है। जाहिर है मुआशरे के अंदर रहते हुए किसी ना किसी ने तो किसी चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो अदालत को फैसला दिया जाता है कि भाई आप ज़रा अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, आप ज़रा एविडेंस की बेस पर फैसला दें, ठीक है। अदालत फिर फैसला देगी कि भाई यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर, तो इसलिए आप अब जो है डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के, ना सिर्फ इस कंपनी के, किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो ये आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है जी। इसी में आ रहे हैं, मतलब ये जो आप पेज हम देख रहे हैं ना, इसमें लास्ट पे एग्जाम्पल 4 से ऊपर जी पॉइंट है, उसमें इन एलिजिबिलिटीज़ लिखा हुआ है, कौन बंदे डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, कल पढ़ेंगे वैसे। तो उसके अंदर जाके उसने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर एंड अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बिन मेड बाय द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। मतलब पिछले 5 सालों में अगर कभी भी कह दिया गया है कि आप फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं रखते तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आज कह दिया जाए कि जी आप नहीं रखते तो आप अगले 5 साल के लिए नहीं बन सकते। तो जब भी आपने किसी को डायरेक्टर बनाना हो, तो बाकी चीज़ें भी कल हम देखेंगे, साथ हमने ये भी देखना है कि पिछले 5 सालों में किसी अदालत ने कहीं ये तो नहीं कहा कि यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर। अगर कहा हुआ है, अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ है प्रॉपर, और आपने उसको बना लिया, तो कंपनी भी जिम्मेदार है, वो बंदा तो जिम्मेदार है ही कि क्यों डायरेक्टर बना है, कंपनी भी जिम्मेदार है, ठीक है। इसलिए ज़रा पहले इंफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं, ओके जी। चलें जी, इतनी बात समझ आएगी। नेक्स्ट आए कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। कंसेंट का मतलब मर्जी, किसी भी बंदे को आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते उसकी मर्जी के खिलाफ, पहले आपने उससे कंसेंट लेनी है, उसकी मर्जी लेनी है इन राइटिंग, ठीक है। पहले ये जो प्रोसीजर था, वैसे आमतौर पे ऑनलाइन ही सारे फॉर्म्स SECP के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन है ना, मोस्टली वो ऑनलाइन होती है। तो पहले इसका ना एक फॉर्म 28 होता था, फॉर्म्स के नंबर लगे हुए हैं, एक शायद मैंने आपको फॉर्म 45 भी बताया था शायद, खैर नाम बताया तो इग्नोर करें अभी। एक होता है जी फॉर्म 28, वो होता है कि डायरेक्टर्स या CEO की कंसेंट का, वो कंसेंट देते हैं कि भाई मैं इस कंपनी का डायरेक्टर या CEO बनने में ख्वाहिशमंद हूँ, ठीक है। वो ख्वाहिश अपनी शो करता है, उसके बाद जाके इलेक्शन में अगर वो बने या ना बने वो एक अलग बात है। अब जो जाके 15 फेब से सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें उन्होंने फॉर्म 28 को ख़त्म कर दिया, वो एक अब और तरह से कंसेंट लेते हैं। और तरह क्या है कि जब आपने डायरेक्टर बनाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखें ना, कंसेंट को आपने 15 दिन के अंदर अंदर, अपॉइंट होने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी देनी होती है कि इस बंदे ने कंसेंट भी दी थी। अब कानून ये कहता है कि जब आप ये 15 दिन के अंदर वो सबमिट करवा रहे होंगे ना, तो वहाँ पर पिन कोड डलवा लें उससे, कंसेंट वो भी होगी ना, पिन कोड हर बंदे का अपना होता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो जिसका वो पिन कोड होगा, इसका मतलब उसने साइन कर दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा अलग से फॉर्म बनाने की बजाय, क्योंकि फॉर्म क्या होता था, लोग मतलब खुद ही साइन करके लगा देते थे, बेशक अगले की कंसेंट तो होती थी, लेकिन मतलब ऐसे ही चल रहा था सिस्टम हमारे, खैर छोड़ें। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड, नॉमिनेट भी नहीं आप किसी को कर सकते अगर उसकी कंसेंट नहीं है, एज अ डायरेक्टर और CEO अनलेस सच पर्सन हैज़ गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग टू द कंपनी फॉर सच अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन, द कंपनी शैल फाइल सच कंसेंट, वो जो कंसेंट होगी उसको वो रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन। अपॉइंट या नॉमिनेट, नॉमिनेट तो ये करेगी ना, लीगल पर्सन नॉमिनेट करेगा, बाकी जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट करना है। तो अपनी अपॉइंटमेंट की या नॉमिनेशन की कंसेंट उसने देनी है, ठीक है। फिर कंपनी जब वो बंदा अपॉइंट या नॉमिनेट हो चुका होगा, उसके मतलब इलेक्शंस हो चुके होंगे, आप इसको ये लिख लेना विद इन 15 डेज ऑफ इलेक्शंस, ये आप लिख लें, इलेक्शंस के 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो हो चुका है अपॉइंट, जीता है इलेक्शन, तो फिर वो रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे, ओके जी।
बात आई समझ। नीचे अगर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, ये उसने सिंपल सी बात एक कर दी है कि जी नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है ये भी आगे देख लेंगे। फिलहाल इसका मकसद ये है कि किसी की जगह पे कोई और बंदा अगर डायरेक्टर लग जाता है, जैसे केयर टेकर होते हैं, ठीक है। तो नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज as may be specified. However, this limit shall not include the directorship in a listed subsidiary. बात ज़रा समझ लें। उसने कहा भी कोई भी बंदा एट अ टाइम सेम टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल नंबर स्पेसिफाई अभी बुक में है नहीं हमारे, लेकिन हम कह रहे हैं 10 नंबर है, मतलब अगर कंपनी SECP ने कहा हुआ है कि आप एक टाइम पे 10 से ज़्यादा कंपनीज के डायरेक्टर नहीं बन सकते एक टाइम पे, तो चाहे आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो या चाहे एक्चुअल वाले डायरेक्टर हो, आप एक टाइम पे 10 से ज़्यादा कंपनीज के नहीं बन सकते, ठीक। तो ये वो लिमिट की बात कर रहा है कि एज में भी स्पेसिफाइड अभी है ही नहीं तो उसको इग्नोर करें। लेकिन उसने आगे कह दिया कि ये जो आपने नंबर काउंट करना है ना, इसके अंदर अगर आप लिस्टेड सब्सिडरी के डायरेक्टर हैं उसको काउंट नहीं करना आपने, मतलब वो आप जितने के मर्जी बन जाए। बात आई समझ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ये पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, एक बंदा है वो प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफाई किया हुआ है, स्पेसिफाइड बाय SECP स्पेसिफाई करता है लिमिट। SECP ने कहा हुआ कि भाईजान आप जो है 7 से ज़्यादा कंपनीज के एट अ टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो प्राइवेट, कोई 3 प्राइवेट कंपनीज का डायरेक्टर है वो, ठीक है। अगर पब्लिक की बात की जाए, पब्लिक में भी 2 कर लेते हैं, चलो अनलिस्टेड की बात की जाए, लिस्टेड की बात की जाए, ठीक है। तो तकरीबन लेट्स से कोई 2 का इधर है, ठीक है, 2 का इधर है, ठीक है, 7 हो गए। अब अगर वो है जी कोई पब्लिक लिस्टेड सब्सिडरी है कोई, मतलब है कि आप कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो लिस्टेड भी है, पब्लिक तो होगी ना, फिर तो लिस्टेड होगी। एक कंपनी है वो लिस्टेड भी है और वो किसी की सब्सिडरी है, वो लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा है, बात बड़ी अहम है। हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी है लेकिन वो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी हो या किसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी हो। वो ये बात नहीं कर रहा कि पेरेंट का क्या होना लाजमी है, वो ये कह रहा है कि वो जो सब्सिडरी है अगर वो लिस्टेड है और आप उसके भी डायरेक्टर हैं तो आपने उसको काउंट नहीं करना। लेट्स से इस तरह की कोई 2 कंपनीज थी, उनका था, तो यहाँ पर क्या वो लिमिट क्रॉस हो रही है, कितने हो गए, 6 3 9 हो गए। लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इसको हमने काउंट ही नहीं करना। उसने कह दिया है कि अगर आप लिस्टेड सब्सिडरी के डायरेक्टर हैं, अगेन ये ज़रा बात समझ लें, उसने ये लिख लें चाहे, उसने ये नहीं कहा कि लिस्टेड सब्सिडरी का पेरेंट भी लिस्टेड होना चाहिए, वो कोई भी हो, लेकिन अगर सब्सिडरी लिस्टेड है तो आप उसके डायरेक्टर हैं, उनको आपने ये लिमिट के अंदर काउंट नहीं करना, जितनी मर्जी के बने बाकियों को काउंट करना है, ठीक है। तो अगर अब लेट से ये हम कह रहे हैं 3 ही है, तो ये कितने बन गए, 3 3 6 2 8 और ये 2 10, ये 2 को तो काउंट ही नहीं करना, लेकिन ये भी 8 हो चुके हैं, तो हम उसे कहेंगे भाईजान ये जब 8वां नंबर एक्सीड होने लगेगा, मतलब 7 के बाद हम उसे कह रहे हैं कि आप पहले कितने में, इसका मतलब जब आपने कंसेंट लेनी है आपने उससे पूछना है पहले कितने में डायरेक्टर्स हैं। वो उसने बताया जी 7 में ऑलरेडी हूँ, तो आप कहोगे भाई अब आप 8वें के नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है 7 वाली। लेकिन खैर SECP ने लिमिट नहीं बताई हुई, तो बस ये एग्जाम्पल के लिए था। बात आ गई समझ, क्वेश्चन में ऑब्वियसली आ सकता है। अच्छा नीचे आ गया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए। कंपनी में रिक्वायर अ लार्जर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बाय इट्स आर्टिकल्स। देखिए हमने ये बात पढ़ी थी एक जगह पे, हमने कहा था कि आर्टिकल्स जो हैं वो सबॉर्डिनेट हैं कंपनीज एक्ट के और मेमोरेंडम के। ये पॉसिबल है कि आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अंदर इतनी सख्त शराइत ना दी हो जितनी आर्टिकल्स में दे दी हैं, लेकिन ये कंपनीज एक्ट से लीनिएंट नहीं हो सकते। बात आई ना समझ। कंपनीज एक्ट कहता है ना मिनिमम, आपके ये जो नीचे लिखे हुए हैं सारे कंपनीज एक्ट वाले ही हैं, मतलब कंपनीज एक्ट ने बोला सिंगल मेंबर कंपनी का कम से कम 1 होना चाहिए। अच्छा इसका तो मैक्सिमम भी 1 ही हो सकता है, ये इसको मिनिमम 2 नहीं कह सकता डायरेक्टर आर्टिकल्स, क्यों? क्योंकि बंदा ही 1 है। फिर उसने कहा अदर प्राइवेट, सिंगल मेंबर के अलावा जो प्राइवेट कंपनी है आर्टिकल्स ने लिखा, कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए। आर्टिकल्स में आप मिनिमम 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 से नीचे नहीं आना आपने, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने लगा दी। हाँ स्ट्रिक्ट इसको कर सकते हैं आप, 3 कर ले। इस तरह पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि
कंपनीज एक्ट हमें कहता है मिनिमम 3 बंदे होने चाहिए। हाँ, आर्टिकल्स में आप ज़्यादा रख सकते हैं, मिनिमम 4 या 5 होने चाहिए। लिस्टेड में कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम आपके 7 पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है जी, ये मतलब कंपनीज एक्ट के हवाले से है। ऊपर उसने बता दिया है कि जी आर्टिकल्स में इससे ज़्यादा वाली नंबर भी आप फिक्स कर सकते हैं। ओके जी, चलें जी, देखें ये छोटा छोटा सा ही लेक्चर है। उसका पर्पज़ ये है कि हमें एक एक कॉन्सेप्ट का पता लगे, रट्टे नहीं सिर्फ मारने, हमें उसकी लॉजिक पता लगे। क्योंकि पेपर के अंदर सीधा सा आना ही नहीं है यार, 12 चैप्टर है सिर्फ, अब उसको भी वो सीधा सीधा पूछने लग गया तो फिर आई कैप उसे कौन के। कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे, तो टेस्ट प्लीज़ मिस ना किया करें, ना तंग करें, अपने आप पे थोड़ा रहम करें। तो कल इंशाल्लाह आगे चलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।